महाराष्ट्र में तो गजब का सस्पेंस चल रहा है। 23 तारीख को रिजल्ट आ गया था, एक हफ्ते होने को हैं, लेकिन वहां सीएम कौन बनेगा यह अब तक पता नहीं चल पा रहा है। झारखंड में तो हेमंत सोरेन ने शपथ भी ले ली, भले ही अकेले शपथ ली लेकिन ले ली। लेकिन महाराष्ट्र में तो अभी तक कोई क्लियर नाम ही सामने नहीं आ पा रहा कि शिंदे की वापसी होगी, फडणवीस ही बनेंगे, कोई तीसरा बन जाएगा क्या, कहानी में अभी ट्विस्ट आना बाकी है क्या। यह तब है जब एकनाथ शिंदे कह चुके कि वो बीजेपी के सीएम के रास्ते में नहीं आएंगे। इसके बाद अमित शाह के साथ कल देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की लंबी मीटिंग भी हो चुकी है। कल शाम को देवेंद्र फडणवीस का नाम भी सीएम के तौर पर चल रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि फडणवीस का सीएम बनना लगभग तय है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर फडणवीस का सीएम बनना तय है, शिंदे ने कह ही दिया कि भाई बना लो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो अंदर चल क्या रहा है? नाम का ऐलान क्यों नहीं हो रहा? क्या कहानी में ट्विस्ट अभी बचा हुआ है? इतना सस्पेंस क्यों है भाई? नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दिमाग में चल क्या रहा है यह कहना बड़ा मुश्किल है। मोदी शाह क्या महाराष्ट्र में किसी नए ट्विस्ट की तैयारी में है? अब यह सवाल लोगों के मन में उठने लगा है, क्योंकि मोदी शाह ऐसे सरप्राइज देते रहते हैं। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, ऐसे कई उदाहरण आपको मिल जाएंगे जब सीएम के लिए नाम किसी और का चलता रहा लेकिन सीएम कोई और बन जाता है। भाई आप मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, भाई मध्य प्रदेश में इस बार भयंकर बीजेपी जीती, जबरदस्त जीती, तो लोगों का लगा कि भाई मामा की वापसी होगी। मामा आ गए केंद्र में, वहां बन गए मोहन यादव सीएम। इसी तरह जिनको लग रहा है कि महाराष्ट्र में जबरदस्त जीत मिली है तो हो सकता है फडणवीस की वापसी होगी। कौन जाने कुछ नया ट्विस्ट आ जाए। भाई क्या चल रहा है अभी कोई नहीं जानता। महाराष्ट्र में अंदर ही अंदर क्या हो रहा है ये सब आज आपको बताने का प्रयास करेंगे, जो सूत्रों के हवाले से पता चल रहा है, जो इधर उधर से खबर आ रही है। दरअसल कल अमित शाह से मीटिंग के बाद एकनाथ शिंदे के भी तेवर बदल गए। शिंदे क्या करना चाहते हैं यह भी अपने आप में बड़ा सस्पेंस बन गया। यह कल की तस्वीर है। महाराष्ट्र को लेकर यह सब जो चल रहा है उसमें कई सवाल हैं, जैसे क्या सीएम के नाम को लेकर महाराष्ट्र का मामला फंसा हुआ है? कोई विरोध नहीं, फिर भी सीएम के नाम का ऐलान क्यों नहीं हो रहा? क्या एकनाथ शिंदे की वजह से महाराष्ट्र का मामला फंसा हुआ है? क्या देवेंद्र फडणवीस के नाम को लेकर कोई असमंजस है? क्या मंत्रालय के बंटवारे को लेकर कोई मामला फंसा हुआ है? इसमें सबसे ज्यादा चर्चा एकनाथ शिंदे को लेकर ही हो रही है, क्योंकि एक दिन पहले शिंदे कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो कहेंगे मैं तो मान लूंगा, मुझे कबूल है। लेकिन कल यह तस्वीर आई तो लोगों ने कहा कि अरे इसमें शिंदे जी का तो चेहरा ही उतरा हुआ है, एकदम लंबा चेहरा हो गया है। देवेंद्र फडणवीस के चेहरे पे मुस्कान है, अमित शाह के चेहरे पे मुस्कान है, लेकिन आप देखिए शिंदे साहब को, उनका तो चेहरा उतरा है। वो खुश उतने नहीं दिख रहे जितना खुश देवेंद्र फडणवीस और दूसरे लोग दिख रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस अमित शाह को फूल दे रहे हैं, शिंदे बगल में खड़े हैं, लेकिन शिंदे के चेहरे पर कोई भाव ही नहीं है, जैसे पता नहीं शून्य में कुछ सोच रहे हैं। एक और तस्वीर देखिए जो ग्रुप फोटो है, उसमें अजीत पवार फूल देकर अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं। इसमें भी अमित शाह के बगल में खड़े शिंदे के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिख रहा। आप देखिए सबका चेहरा देख लीजिए। प्रफुल्ल पटेल देखिए एकदम खिलखिला के हंस रहे हैं, नड्डा साहब के चेहरे पर मुस्कान है, अजीत पवार तो ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर गदगद हो गए, कुछ ऐसा हुआ है। अमित शाह हंस रहे हैं, फडणवीस हंस रहे हैं। एक ही आदमी उस कमरे में जो है हंस नहीं रहा है और वो है एकनाथ शिंदे। ऐसा लग रहा है कि शिंदे के मन में कुछ तो चल रहा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि शिंदे तो खुद ही पहले कह चुके थे कि मोदी शाह जो कहेंगे मैं तो वही करूंगा। मैं आपको एकनाथ शिंदे का वो बयान सुनवा देता हूं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी बात की, उनको भी कहा सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई अड़चन नहीं है, आप निर्णय ले लो, जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी को आपका निर्णय अंतिम लेता है। हम भी महायुति के कौन लीडर है, एनडीए के लीडर कौन है? मोदी जी है, अमित भाई है, तो उनको कहा कि मैंने अमित भाई जी को भी फोन किया, मोदी जी को भी फोन किया, सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। आप बेशक आप निर्णय ले लो, उस निर्णय की तामील हो जाएगी, निर्णय की अमल हो जाएगी। और मैं आज आप सबको कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है। अब शिंदे ने तो कहा था कि बीजेपी फैसला कर ले कौन सीएम होगा, मेरा पूरा समर्थन है। अगर बीजेपी अपना सीएम बनाना चाहती है तो कोई बात नहीं, वो अपना सीएम बना ले, पूरा सपोर्ट रहेगा हमारा। जब ऐसी बात कह दी तो फिर मुंह लटकाने का तो कोई मतलब ही नहीं है।
लेकिन अमित शाह के साथ मीटिंग में शिंदे की जो तस्वीर आई उससे मैसेज तो यही गया कि शिंदे के मन मुताबिक सब कुछ नहीं हो रहा है। भाई लोगों को लग रहा है कि यह भी हो सकता है कि एकनाथ शिंदे ने एक दांव खेला था कि मैं जो अमित शाह कहेंगे, जो नरेंद्र मोदी कहेंगे, मैं वही करूंगा। उनको लगा था शायद इससे अमित शाह और नरेंद्र मोदी खुश हो जाएंगे, कहेंगे नहीं ना शिंदे को ही बना दो। लेकिन वहां गए तो क्या झटका लग गया, ऐसा कुछ हुआ या किसी विभाग को लेकर कुछ हुआ है, मंत्रालय को लेकर कुछ हुआ है, अभी यह खबर तो बाहर नहीं आ रही, लेकिन चेहरा उतरा हुआ यह तस्वीर बाहर आ गई। सस्पेंस इसलिए भी बढ़ गया कि अमित शाह से मीटिंग के बाद शिंदे महाराष्ट्र लौटे तो सीधे अपने गांव चले गए। भाई पहले यह तय हुआ था कि अमित शाह से मुलाकात के बाद आज मुंबई में महायुति की बैठक होगी, लेकिन आज मुंबई में होने वाली महायुति की बैठक भी टल गई। इसी बैठक में सीएम के नाम का ऐलान होना था। बैठक से पहले ही एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा चले गए। एकनाथ शिंदे का अचानक अपने गांव सतारा चले जाना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। इसी वजह से महायुति की बैठक नहीं हो पाई और सीएम के नाम का ऐलान भी नहीं हो पाया, यह कहा जा रहा है। जब शिंदे पहले ही कह चुके कि बीजेपी अपना सीएम बना ले, उन्हें कोई दिक्कत नहीं, फिर अब अगर उनकी नाराजगी की बात कही जा रही है तो क्या शिंदे इस बात से नाखुश हैं कि उन्हें मन मुताबिक पोर्टफोलियो नहीं मिल रहा? क्योंकि सीएम तो पद तो वो त्याग चुके। कहा जा रहा था कि शिंदे को डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर है, लेकिन शिंदे डिप्टी सीएम नहीं बनना चाहते, कुछ ऐसी भी खबरें हैं। यह भी कहा गया कि शिंदे को केंद्र में मंत्री बनाने का ऑफर है, लेकिन उसके लिए भी वो तैयार नहीं है, ऐसा सूत्रों का कहना है। शिंदे अपने बेटे को डिप्टी सीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से यह कहा गया कि डिप्टी सीएम बनना है तो शिंदे को ही बनना होगा। शिंदे के करीबी नेता संजय शिरसाट ने तो कह दिया कि शिंदे कभी डिप्टी सीएम बनेंगे नहीं और ना ही केंद्र में मंत्री बनेंगे। आप सुनिए शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट ने कैसे चीजें क्लियर कर दी। देखिए, हम सत्ता के लिए ये उठाव नहीं किए थे। जितनी चांस मिला है उसका प्रॉपर यूज जिसको बोलते हैं वो करने की कोशिश एकनाथ शिंदे साहब ने की है। 2.5 साल में आप देखेंगे कि पूरा माहौल उन्होंने बना दिया था। आज जो महायुति को सत्ता मिली है उसकी वजह एक है कि एकनाथ शिंदे साहब का काम। मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे साहब महाराष्ट्र की ही राजनीति में रहेंगे और लगता है कि डिप्टी सीएम पद वो ना ले। ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। वो डिप्टी सीएम पद लेंगे नहीं, ऐसा मेरा अंदाजा है। यानी शिंदे गुट के नेताओं को लग रहा है कि ना तो डिप्टी सीएम बनेंगे शिंदे, ना केंद्र में आएंगे पॉलिटिक्स में। फिर चेहरा उतरा क्यों है भाई? शिंदे गुट के एक और प्रमुख नेता है उदय सामंत। उनकी बातों से लग रहा है कि मामला मंत्रालयों के बंटवारे को लेकर फंसा है। उदय सामंत कह रहे हैं कि शिंदे डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं बनेंगे, यह फैसला शिंदे को करना है, लेकिन शिंदे को सरकार में रहना चाहिए। उदय सामंत ने यह भी कह दिया कि मोदी शाह ने जो तय किया है उसे मानकर शिंदे को सरकार में शामिल होना चाहिए। सुनिए उदय सामंत। मुझको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है क्योंकि कल की मीटिंग ये सकारात्मक हुई है। माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने सम्मानपूर्वक हमारे मांगे अमित शाह साहब के सामने रखी है। मेरे ख्याल से जो मांग रखी है उसका सम्मान अमित शाह साहब, नरेंद्र मोदी साहब और नड्डा साहब करेंगे और सम्मानपूर्वक हमारा सम्मान करते हुए हम मंत्रिमंडल में जाएंगे। बिल्कुल सर, लगातार मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर पूरे देश भर में एक सस्पेंस बना हुआ है। राजनीति महाराष्ट्र की है, लेकिन हर एक राज्य इसके अंदर इंटरेस्टेड है। अब दूसरा अहम सवाल डीसीएम को लेकर है कि क्या एकनाथ शिंदे डीसीएम बनेंगे या इस कुर्सी पर बैठने के लिए सोच विचार कर रहे हैं? नहीं, एक तो ऐसा है कि इसके बारे में हमने शिंदे साहब के साथ बातचीत नहीं की है, लेकिन हमारी मांग है, हमारी जरूरत है कि एकनाथ शिंदे साहब ने सरकार में काम करना चाहिए। नहीं, जो फाइनल करेंगे वो एकनाथ शिंदे साहब फाइनल करेंगे, उन्होंने सरकार में रहना चाहिए, हमारी जरूरत है। लेकिन क्या आप सरकार में एज ए डीसीएम देखना चाहते हैं? नहीं, मैंने बोला ना कि जो निर्णय माननीय मोदी साहब, अमित शाह साहब, नड्डा साहब करेंगे सरकार में रहने के लिए, वो स्वीकार करके माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने सरकार में रहना चाहिए। यानी एक चीज तो क्लियर हो गई कि एकनाथ शिंदे ने कुछ तो शर्त रखी है या कुछ तो अपनी तरफ से प्रस्ताव रखा है, और क्या वो पूरा नहीं हो रहा है इसलिए एकनाथ शिंदे का चेहरा उतरा हुआ है, मन टूटा हुआ है। सवाल यह है कि शिंदे सीएम बन नहीं सकते क्योंकि बीजेपी को अपना सीएम बनाना है। उनके नेता कह रहे हैं कि शिंदे डिप्टी सीएम कभी नहीं बनेंगे, तो फिर एकनाथ शिंदे की सरकार में भूमिका क्या हो? इस सस्पेंस के बीच एकनाथ शिंदे ने शरद पवार गुट के नेता से मिलकर सबकी धड़कनें और बढ़ा दी। अपने गांव जाने से पहले एकनाथ शिंदे से एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आवाड़ ने मुलाकात की। एकनाथ शिंदे और जितेंद्र आवाड़ की मुलाकात थोड़ी ही देर के लिए हुई। जितेंद्र आवाड़ से मुलाकात के बाद एकनाथ शिंदे अपने गांव सतारा चले गए। जितेंद्र आवाड़ वो नेता हैं जो चुनाव के दौरान लगातार एकनाथ शिंदे पर निशाना साध रहे थे।
अब अचानक जितेंद्र आव्हाड का एकनाथ शिंदे से मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि यह राजनीतिक मुलाकात नहीं थी। सुनिए एकनाथ शिंदे को लेकर जितेंद्र आव्हाड क्या कह रहे हैं। देखो वो क्या सहमत है, वो क्या लेंगे, वो थोड़ी मेरे से बातचीत करेंगे। आप मित्र हैं सर, राजनीतिक मित्र भी हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे ऐसा है कि राजनीति में प्राप्त परिस्थिति में वो क्या निर्णय लेते हैं वो अपने पार्टी को मद्देनजर रखते हुए लेंगे ना। यानी कोई पत्ते खोलने को तैयार नहीं है कि चल क्या रहा है अंदर ही अंदर। वैसे शिंदे के बिना भी बीजेपी आराम से महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है, क्योंकि नंबर बीजेपी के पक्ष में। अजीत पवार का भी सपोर्ट है, अजीत पवार भी चाहते हैं कि बीजेपी का ही मुख्यमंत्री हो, और नंबर गेम भी यही कहता है कि बीजेपी का ही सीएम बनना चाहिए। अगर मैं आपको तीनों पार्टियों की स्थिति दिखाऊं तो एकनाथ शिंदे अगर नाराज भी हो जाए, शरद पवार गुट के साथ चले जाएं, कुछ भी कर लें, वो अभी वहां बीजेपी की सरकार बनने से नहीं रोक सकते। क्योंकि अगर आप देखेंगे महाराष्ट्र में जो स्थिति है, महाराष्ट्र में बीजेपी के पास इस वक्त 132 विधायक हैं, 132 विधायक। इसी तरह से अगर आप देखेंगे शिंदे के पास हैं कुल 57 विधायक, 57। और अगर आप देखेंगे अजीत पवार के पास इस वक्त मौजूद हैं 41 विधायक। अब बहुमत के लिए चाहिए 145 का आंकड़ा, बहुमत के लिए 145 विधायक चाहिए। तो बीजेपी को मात्र 13 विधायकों की जरूरत है। और अगर आप बीजेपी और अजीत पवार को जोड़ दें तो इन दोनों को मिलाकर ही आंकड़ा 173 पहुंच जाता है। तो शिंदे को पता है कि अगर वो इधर उधर कहीं चले भी जाएं तो बीजेपी बिना शिंदे के सरकार बना लेगी, क्योंकि बीजेपी जो है उसके पास नंबर की कमी नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी ये चाहती नहीं है कि वो शिंदे के बिना सरकार बनाए, क्योंकि इससे मैसेज चला जाएगा कि वो शिंदे का उन्होंने इस्तेमाल किया और फिर उनको साइड लगा दिया। इससे उद्धव ठाकरे का रिवाइवल का चांस भी बढ़ जाएगा। भाई उद्धव ठाकरे कहेंगे कि देखो असली शिवसेना तो हम थे, ये छोड़ के गया, देखो इसके साथ क्या हुआ। इसलिए शिंदे को साथ लेकर ही बीजेपी सरकार बनाएगी। हो सकता है कि शिंदे को मनाने की वजह से महाराष्ट्र में सरकार गठन में देरी हो रही। महाराष्ट्र में जिस तरह का कंफ्यूजन है उसमें एक बात तो यह भी हो सकती है कि फडणवीस की जगह बीजेपी से कोई और सीएम बन जाए क्या, यह सवाल भी उठ रहा है। वैसे तो अभी देवेंद्र फडणवीस का नाम ही सबसे ऊपर चल रहा है और फडणवीस का दावा बनता भी है, क्योंकि उन्होंने पिछली बार पार्टी के लिए बड़ा कॉम्प्रोमाइज किया। शिंदे को सीएम बनाकर वो खुद डिप्टी सीएम बन गए। ये एक तरह से फडणवीस का डिमोशन था। फिर भी फडणवीस ने कुछ नहीं कहा, अपना रोल निभाते रहे, क्योंकि उन्हें पता था उनका टाइम भी आएगा। फिर भी बीजेपी जिस तरह से सरप्राइज करती रही है उसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि फडणवीस ही सीएम बनेंगे। कोई तीसरा नाम भी आ जाए तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि बीजेपी में कुछ भी हो सकता है फडणवीस पार्टी अध्यक्ष बन जाए तब। आप ये भी देखिए कि हाल फिलहाल में कई फैसलों से बीजेपी ने चौंकाया था। जैसे मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाया गया, किसी को लगा ही नहीं था कि वो सीएम बनेंगे। राजस्थान में भजनलाल शर्मा को बनाया गया, वहां बड़े बड़े नेता बैठे रह गए। ओडिशा में मोहन चरण मांझी को सीएम बना दिया गया। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को सीएम बना दिया। ये सभी नए नाम थे जिनकी कोई चर्चा तक नहीं कर रहा था, लेकिन उन्हें सीएम बनाया गया। महाराष्ट्र में क्या खिचड़ी पक रही है अभी किसी को पता नहीं। मतलब वहां हांडी चढ़ी हुई है, ऊपर से सील है, आप देख नहीं सकते कि अंदर खिचड़ी पक रही है कि बिरयानी पक रही है। लेकिन इस खिचड़ी के साथ साथ एक रायता भी फैला है, और वो रायता है कांग्रेस का। कांग्रेस जो ईवीएम का इतना रोना रो रही है वो पूरी तरह से आज एक्सपोज भी हो गई। आज कांग्रेस के ईवीएम वाले एजेंडे का ढोल फट गया, क्योंकि कांग्रेस के अंदर की बातें बाहर आ गई। कांग्रेस को यह पता था कि महाराष्ट्र में पब्लिक उनके साथ नहीं है, इसलिए हार गए, तो ईवीएम का हल्ला मचाने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र में मतदान होने से 1 महीने पहले यानी अक्टूबर में कांग्रेस ने कहा जा रहा है कि एक सर्वे कराया था। इस सर्वे में जो बातें लिखी हुई थी वो कांग्रेस के हंगामे की पोल खोल रही है। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में क्या बातें बाहर आई थी आपको सुननी चाहिए। इस सर्वे में महाराष्ट्र की 103 सीटों को कवर किया गया था। लोकसभा में एमवीए को मिली बढ़त घटती हुई दिख गई थी 1 महीने पहले ही कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में 44 सीटों पर एमवीए को बढ़त थी, जबकि महायुति को 56 सीटों पर बढ़त थी। कांग्रेस को सिर्फ मुस्लिम वर्ग में बढ़त दिख रही थी, अन्य सभी वर्गों में महायुति को बढ़त थी। यानी अपने ही सर्वे में चुनाव के 1 महीने पहले कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी की हार की संभावना साफ साफ दिख गई थी। जब आपका खुद का सर्वे कह रहा है कि आप नहीं जीत पा रहे थे, तो अब ईवीएम का रोना किस बात का कर रहे हो बॉस?
मैंने आपको कहा ना, ये लोग अपनी कुर्सी बचाने के लिए करते हैं, ताकि कार्यकर्ता ना पूछे कि खड़गे साहब किस बात के अध्यक्ष है, गांधी परिवार क्या ही कर रहा है, हटाओ राहुल गांधी को। तो ये सब ना झेलना पड़े, इसलिए कह दो कि अरे ये तो ईवीएम की वजह से हो गया। कांग्रेस के इस सर्वे में महाराष्ट्र के मुद्दों और शिंदे सरकार की योजनाओं के बारे में भी पूछा गया। कहा जा रहा है कि लाडकी बहन योजना के बारे में 88% लोग जानते थे इस सर्वे के मुताबिक, और 82% लोगों ने कहा कि लाडकी बहन योजना का लाभ उन्हें मिला है। 17% लोगों ने कहा कि इस योजना से वोटिंग प्रेफरेंस बदली है, योजना की वजह से महायुति को महिलाओं का समर्थन मिला। लाडकी बहन योजना लोकसभा चुनाव के बाद लाई गई थी, ये याद रखिएगा। जब लोकसभा में चुनाव हुए, बीजेपी को महाराष्ट्र में झटका लगा तो तुरंत वहां पे जमीन पे काम हुआ, लाडकी बहन योजना लॉन्च हुई। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र से झटका लिया, उससे सबक लिया, लेकिन कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र जीतकर भी कोई सबक नहीं लिया। यही फर्क है दोनों पार्टियों। ईवीएम को लेकर कांग्रेस के इस हंगामे पर कांग्रेस में ही एक राय नहीं बन पा रही। कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं और नेताओं का मानना है कि पार्टी सब कुछ जानते हुए जानबूझकर ईवीएम पर दोष डाल रही। महाराष्ट्र में कांग्रेस के इंटरनल सर्वे से जुड़े एक नेता के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान को पता था कि महाराष्ट्र में पार्टी पिछड़ रही, महाराष्ट्र में महायुति को महिलाओं का समर्थन बढ़ रहा है। सर्वे का पूरा डेटा आलाकमान के पास था, फिर भी ईवीएम को दोष दिया जा रहा है। दरअसल ये महाराष्ट्र के नेताओं के साथ आलाकमान को भी सूट करता है, इससे वो जवाबदेही से बच रहे हैं। और ये बात तो हम आपको पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि ये जो अडानी के नाम पे शोर मचा रहे हैं, संसद नहीं चलने दे रहे हैं, ईवीएम का हल्ला मचा रहे हैं झूठ मूठ का, ये सब स्टंटबाजी है, जिससे महाराष्ट्र की हार पर कोई इनसे सवाल ही ना पूछ पाए। क्योंकि महाराष्ट्र की हार पर बात तो होगी, तो फिर सवाल उठेगा कि राहुल गांधी का काम क्या है भाई इस पार्टी में, खड़गे का काम क्या है? जो लोग चुनाव पर चुनाव हारने का रिकॉर्ड बना रहे हैं, वो क्यों पदों पर बने हुए हैं, वो क्यों जिम्मेदारी नहीं लेते? इसी में नरेंद्र मोदी को रख कर देख लीजिए। लोकसभा चुनाव में झटका मिला तो कोई बहाना नहीं बनाया, अंदर ही अंदर चुपचाप काम किया, पूरी मेहनत की और पूरा कमबैक कर दिया। लेकिन आप सोचिए, नरेंद्र मोदी हरियाणा जीते, फिर महाराष्ट्र जीते कि इंडी गठबंधन की छुट्टी कर दी, लेकिन इंडी गठबंधन और खासतौर पर कांग्रेस कितने ही चुनाव हार जाए, वो लोग लोड नहीं लेते। महाराष्ट्र के नतीजे आने से पहले अडानी का उन्होंने मुद्दा उठाया, जिससे महाराष्ट्र के नतीजों के बजाय अडानी पर चर्चा हो। महाराष्ट्र के नतीजे आने के बाद ईवीएम का मुद्दा उठाया, जिससे कांग्रेस की हार, राहुल की जवाबदेही की चर्चा ना हो। यह है कांग्रेस का मिशन, राहुल गांधी को बचाओ, और इसके लिए वो सारी चीजें कर रहे हैं। संसद के विंटर सेशन में कांग्रेस लगातार हंगामा कर रही है, कभी संबल, कभी अडानी के मुद्दे पर, साथ ही संबल के मुद्दे पर भी हंगामा हो रहा है, जिसकी वजह से संसद में काम नहीं हो पा रहा। और यह हाल संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा का है। आज संसद की कार्रवाई के दौरान जब हंगामा हुआ तो लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला ने बहुत समझाने की भी कोशिश की, लेकिन विपक्ष माना ही नहीं, क्योंकि उनको मानना है ही नहीं। देखिए एक बार क्या हुआ सदन में। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रश्नकाल आपका समय है और देश की जनता लगातार माननीय सांसदों के बारे में, संसद के बारे में, अपने बारे में चिंता व्यक्त कर रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन चलाने दें। सदन आपका है, सदन सबका है, देश भी चाहता है संसद चले। मैं आग्रहपूर्वक करता हूं आप जाएं, मैं आपको हर विषय, हर मुद्दे पर नियम प्रक्रियाओं के तहत चर्चा करने का पर्याप्त अवसर दूंगा। लोकसभा अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि देश ये सारा हंगामा देख रहा है। राज्यसभा के सभापति कह रहे हैं कि विपक्ष बहुत गलत उदाहरण पेश कर रहा है। देश की जनता भी देख रही है कि इस हंगामे की वजह से संसद का काम प्रभावित हो रहा है। आप खुद देखिए, 4 दिन में लोकसभा मात्र 54 मिनट चली है बॉस। 1 घंटे भी नहीं चल पाई लोकसभा इन लोगों की वजह से। और 4 दिन में राज्यसभा 81 मिनट चली है, यानी दोनों सदनों में मात्र 5% काम हुआ है 4 दिन। और हर बार का यही हो गया, हर बार का। लगातार हार के बाद आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की एक बैठक हुई, सारे बड़े नेता शामिल हुए। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा, उसने पूरी कांग्रेस को ही एक्सपोज कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम के मुद्दे को एक तरह से खारिज कर दिया, अडानी के मुद्दे को खारिज कर दिया, साफ कर दिया कि कांग्रेस अंदरूनी फाइट की वजह से हारती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि साथियों, 2024 के लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस पार्टी ने नए जोश खरोश के साथ वापसी की थी, लेकिन उसके बाद हुए 3 राज्यों के चुनावी नतीजे हमारी उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे। हमारा परफॉर्मेंस बिलो एक्सपेक्टेशन रहा। हमें तुरंत चुनावी नतीजों से सबक लेते हुए संगठन के स्तर पर अपनी सभी कमजोरियों और खामियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। सबसे अहम बात जो मैं बार बार कहता हूं कि आपसी एकता की कमी और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हमें काफी नुकसान पहुंचाती है।
जब तक हम एक होकर चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला बंद नहीं करेंगे, तो अपने विरोधियों को राजनीतिक शिकस्त कैसे दे सकेंगे? सबको यह सोचने की दरकार है कि कांग्रेस पार्टी की जीत में ही हम सबकी जीत है और हार में हम सबकी हार। पार्टी की ताकत से ही हमारी ताकत है। साथियों, चुनाव में माहौल हमारे पक्ष में था, लेकिन केवल माहौल पक्ष में होना भर जीत की गारंटी नहीं है। हमें माहौल को नतीजों में बदलना सीखना होगा। क्या कारण है कि हम माहौल का फायदा नहीं उठा पाते? इसलिए हमें पर्याप्त मेहनत करने के साथ समयबद्ध तरीके से रणनीति बनानी होगी। हमें अपने संगठन को बूथ लेवल पर मजबूत करना होगा। ये सारी बातें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कही है सीडब्ल्यूसी की बैठक। वहां क्यों नहीं बोले ईवीएम की वजह से हुआ? वहां क्यों नहीं बोले बैलेट पेपर? यानी अंदर अंदर सब पता है ना बॉस, तो फिर बाहर देश को गुमराह क्यों करते हैं ये लोग? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कई राज्यों में हमारा संगठन अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। संगठन को मजबूत बनाना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। कांग्रेस अध्यक्ष की इन बातों का निचोड़ यही है कि ईवीएम पर दोष देने से अच्छा है कि खुद के अंदर झांको और एक हो तभी सेफ हो। यानी मोदी योगी का नारा इनको भी समझ में आने लगा एक तरीके से। सीडब्ल्यूसी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने इशारों में यह भी कह दिया कि अडानी का मुद्दा अब छोड़ देना चाहिए। राहुल गांधी के सामने ही मल्लिकार्जुन खड़गे ने कह दिया कि हम चुनाव भले ही हारे हों, पर इसमें कोई शक नहीं कि बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता इस देश के ज्वलंत मुद्दे हैं। जाति जनगणना भी आज का एक अहम मसला है। संविधान, सामाजिक न्याय और सौहार्द जैसे मसले जन जन के मुद्दे हैं। पर इसका मतलब यह नहीं कि हम चुनावी राज्यों में वहां के जरूरी लोकल मुद्दों को भूल जाएं। राज्य के अलग अलग मुद्दों को समय रहते बारीकी से समझना और उसके इर्द गिर्द ठोस कैंपेन रणनीति बनाना भी जरूरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय नेताओं के सहारे राज्यों का चुनाव आप कब तक लड़ेंगे? हम पुराने ढर्रे पर चलते हुए हर समय सफलता नहीं पा सकते। कई बार हम खुद अपने सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। यानी मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी के सामने ही घुमा फिरा के उनको कह दिया कि बॉस एटा चौलबे ना, ये जो आप कर रहे हो ये चल नहीं पा रहा है, तो छोड़िए ये सब। लेकिन राहुल गांधी समझेंगे तब तो। इतना ही नहीं, सीडब्ल्यूसी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो लंबा चौड़ा भाषण दिया उसमें ईवीएम का एक ही बार जिक्र किया। खड़गे ने अपने नेताओं को चुनाव आयोग के प्रति भी नरम रुख अपनाने के लिए कहा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वो मानते हैं कि ईवीएम ने चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए इसे लेकर जितना कम कहा जाए उतना अच्छा। पर देश में फ्री और फेयर चुनाव सुनिश्चित करवाना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है। बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि किस हद तक ये दायित्व निभाया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि भाई हमको आगे बढ़ना चाहिए सबक लेकर और ये सारी चीजें होनी चाहिए। यानी उन्होंने ये भी कह दिया कि ईवीएम करने से अच्छा है कि अपनी कमियों पर काम करें और अडानी का मुद्दा छोड़ दें। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीडब्ल्यूसी की बैठक में सबको खूब सुनाया, कड़े फैसले लेने की बात कही। लेकिन जब सीडब्ल्यूसी की बैठक में प्रस्ताव पास करने का वक्त आया तो उन प्रस्तावों में ईवीएम और अडानी का मुद्दा फिर से शामिल था। मतलब जो चाहेंगे राहुल गांधी, अंत में होता वही है। तो इसीलिए अंत में रिजल्ट भी वही आता है। पाठशाला में अब अगली क्लास। योगी ने कैसे मामला टाइट किया कि संभल में जुमे की नमाज के बाद परिंदा भी पर न मार पाया। हिंदू पक्ष या मुस्लिम पक्ष, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा संभल का मामला, तो झटका लगा किसको? और एक मैप और ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट जो संभल का पूरा सच खोलकर रख देगी अब उसका चैप्टर। संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद आज जुमे की पहली नमाज थी। मोदी योगी के खिलाफ एजेंडा सेट करने की फिराक में जुटा इकोसिस्टम इस उम्मीद में था कि आज संभल में फिर बवाल होगा। लेकिन संभल में हिंसा के बाद योगी आदित्यनाथ ने कैसे पूरा मामला टाइट किया है उसकी झलक आज संभल में दिखी। जुमे की नमाज के दौरान और उसके बाद परिंदा भी पर नहीं मार पाया। इस सब के बीच आज सुप्रीम कोर्ट में संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर सुनवाई भी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा। साथ ही संभल का वो मैप और ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाऊंगा जो संभल का पूरा सच खोल कर रख देगी। लेकिन पहले देखिए संभल को फिर से भड़काने का मौका देखकर इकोसिस्टम के अरमानों पर कैसे आज पानी फिरा। आज संभल में हिंसा के बाद पहली बार जुमे की नमाज पढ़ी गई। किसी तरह का बवाल ना हो इसके लिए आज पुलिस ने पहले से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। मस्जिद के आसपास पहले ही सीसीटीवी कैमरा लग गया था। ड्रोन कैमरा घाए घाए करते हुए ऊपर से घूम रहा था। सबको पता था पोस्टर पहले ही योगी सरकार लगा चुकी है। किसी को भी इस बात का भ्रम नहीं था कि हम कुछ करेंगे और बच जाएंगे। और आज नमाज से पहले पुलिस ने शाही जामा मस्जिद के गेट पर मेटल डिटेक्टर भी लगा दिया ताकि नमाज के लिए मस्जिद में जाने वाला कोई भी शख्स किसी तरह का हथियार न ले जा सके। पुलिस ने इलाके के लोगों को जुमे की नमाज के लिए वॉलंटियर भी बनाया ताकि दूसरे इलाकों से नमाज के लिए आने वालों को आसानी से पहचान सके।
कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उधर जाकर पढ़ो अपने यहाँ नमाज। जांच के बाद ही इन लोगों को नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में एंट्री दी गई। पुलिस के इंतजामों का ऐसा असर रहा कि जुमे के नमाज के लिए शाही जामा मस्जिद में लोगों की भारी भीड़ तो उमड़ी, लेकिन बवाल कोई नहीं हुआ। संभल की जामा मस्जिद में किस तरह लोगों की भीड़ उमड़ी और पुलिस ने क्या इंतजाम किए, जरा एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है वो भी बताता हूं। इस वक्त हम संभल की शाही जामा मस्जिद के ठीक बाहर सीढ़ियों पर मौजूद हैं। जुमे की नमाज इस वक्त समाप्त हो चुकी है और लोग इस वक्त बाहर निकल रहे हैं। बड़ी संख्या में यहाँ पर नमाजी पहुंचे हुए थे और देखिए अब एक एक करके लोग निकल रहे हैं और इंतजामात में बाकायदा जो मस्जिद कमेटी के लोग हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, वो लगे हुए हैं। प्रशासन ने, मंडल प्रशासन ने, जिला प्रशासन ने राहत की सांस जरूर ली होगी जब जुमे की नमाज शांतिपूर्वक यहाँ पर अदा हो गई। अधिकतर नमाजी अब यहाँ से निकल कर अपने अपने घरों की ओर जा चुके हैं। भारी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट इस वक्त आप देख पा रहे हैं और ये सब कुछ सिर्फ इसलिए था क्योंकि जो हिंसा हुई 24 तारीख को, जिस तरीके से बवाल हुआ, जिस तरीके से आगजनी हुई, पत्थरबाजी हुई, इसको लेकर प्रशासन आशंकित था और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई है और लगातार चारों ओर ड्रोन कैमरों से भी नजर रखी जा रही है। संभल में जुमे की नमाज के बीच आज शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई। संभल की जामा मस्जिद की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई गई जिसमें मस्जिद के सर्वे वाले ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट में आज सीजेआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले पर सुनवाई तो की, लेकिन याचिकाकर्ता से यह सवाल भी पूछा कि वो सुप्रीम कोर्ट से पहले हाई कोर्ट क्यों नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट जाने के लिए कहा और ट्रायल कोर्ट को भी निर्देश दिया कि जब तक यह मामला हाई कोर्ट नहीं पहुंचता तब तक फैसला न सुनाया जाए। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि मुस्लिम पक्ष की याचिका फाइल होते ही हाईकोर्ट उस पर 3 दिन के अंदर सुनवाई सुनिश्चित करे। हाईकोर्ट में सुनवाई और हाईकोर्ट के निर्देश के बिना इस मामले में फिलहाल कोई कार्रवाई ना हो। आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट 8 जनवरी तक इस मामले में कोई फैसला नहीं सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट कमीशन को अपनी सर्वे रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में जमा करने के लिए भी कह दिया। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को संभल में शांति व्यवस्था बनाने के भी निर्देश दिए और कहा कि दोनों समुदायों के बीच बातचीत के लिए पीस कमेटी का भी गठन किया जाए। आज हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि मामले में क्या सही है और क्या गलत, उस पर कोर्ट अभी नहीं देख रहा, इसे पेंडिंग रखा जाएगा। इस मामले में आगे की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 जनवरी की तारीख तय की है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने क्या कहा, एक बार उसको सुनिए। सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने SLP दायर की थी उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाई कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाई कोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए और हाई कोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से पहले ही योगी सरकार लगातार संभल में शांति बहाली के सारे जरूरी कदम उठा रही है, जिसका असर भी दिख रहा है। संभल में दुकानें, स्कूल सब खुल गए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज शांति बनाए रखने के लिए क्या कहा, असदुद्दीन ओवैसी को फिर से बोलने का मौका मिल गया। ओवैसी ने तुरंत ट्वीट कर दिया। ASG को एड्रेस करते हुए माननीय CJI की मौखिक टिप्पणियां गौर करने लायक और कानून के शासन को और मजबूत बनाती। CJI ने कहा प्रशासन को न्यूट्रल रहना चाहिए, शांति और सद्भाव बनाए रखना होगा। हम नहीं चाहते कि कुछ भी हो, प्रशासन न्यूट्रल रहना चाहिए और प्रशासन को यह सुनिश्चित करना होगा कि कुछ भी गलत ना हो। ओवैसी और उनके इकोसिस्टम के लोग भले ही संभल को लेकर कितना ही माहौल बनाने की कोशिश कर रहे, योगी आदित्यनाथ का फंडा बिल्कुल क्लियर है, दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा, निर्दोषों का बाल भी बाका नहीं होगा। संभल का सच सामने आने के लिए योगी सरकार ने एक कमेटी का गठन भी कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस DK अरोड़ा की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई है। यह कमेटी इस बात की जांच करेगी कि संभल में हुई हिंसा सुनियोजित साजिश थी या अचानक हो गई। इसके अलावा कमेटी ये भी जांच करेगी कि संभल की घटना में कौन लोग शामिल हैं और उन लोगों की भूमिका क्या थी। कमेटी को 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट योगी सरकार को सौंपनी। संभल हिंसा की जांच के दौरान अब तक पुलिस के हाथ जो सबूत लगे हैं वो भी संभल हिंसा के बड़ी साजिश होने के इशारा कर रहा है, जिसका एक वीडियो आज भी पुलिस ने जारी किया। इस वीडियो में 24 नवंबर को लोग मस्जिद के पास बड़ी भीड़ वहां पर लोगों की नजर आ रही और भीड़ में शामिल कुछ लोग वहां खड़ी बाइक को आग लगाते दिख रहे हैं। आप देखिए वहां पर गोले में क्यों आग लगा रहे हो भाई। पुलिस का आरोप है कि भीड़ ने हिंसा वाले दिन पुलिस की भी कई गाड़ियों को चुन चुन कर निशाना बनाया और उनमें आग लगाई गई। इसलिए पुलिस भी यह मानकर जांच आगे बढ़ा रही है कि संभल में हिंसा सोची समझी साजिश के तहत भड़काई गई।
संभल में साजिश के एंगल पर हो रही जांच पर मुरादाबाद के पुलिस कमिश्नर को सुनिए, फिर आपको बताऊंगा योगी सरकार के हर फैसले पर सवाल उठाने वाले इकोसिस्टम ने संभल हिंसा की न्यायिक जांच के लिए बनाए गए आयोग पर क्या कहा। देखिए, अभी तक तो जो समझ में आ रहा है उसमें निश्चित रूप से साजिश का हिस्सा है, ये प्लानिंग के तहत किया गया, अन्यथा अचानक से इतनी सारी भीड़ को इकट्ठा किया जाना संभव नहीं था। इसमें कौन कौन लोग से इन्वॉल्व हैं, इन सभी की पड़ताल की जा रही है। इसमें इंटरमीडिएटरी भी जो प्लानिंग करने वाले हैं हो सकते हैं, उनकी भी हम जांच कर रहे हैं। जिन लोगों ने ये इस पूरी घटना में जिनकी इन्वॉल्वमेंट रही, उन सब को चिन्हित किया जा रहा है। 300 से ज़्यादा लोगों को अभी तक हम आइडेंटिफाई। संभल में शाही जामा मस्जिद का सर्वे होगा या नहीं, यह अब इलाहाबाद हाईकोर्ट को तय करना है। लेकिन पूरे विवाद के बीच 28 नवंबर यानी कल चंदौसी कोर्ट में एएसआई ने एक एफिडेविट जमा किया है, जिसमें दावा किया गया है कि संभल में मस्जिद बनाने के लिए वहां पहले से मौजूद स्ट्रक्चर में छेड़छाड़ की गई। इस हलफनामे में साफ साफ लिखा है कि इस इमारत को साल 1920 में ही संरक्षित स्मारक घोषित कर दिया गया था। जून 2024 में वहां एएसआई ने निरीक्षण किया। एएसआई को निरीक्षण करने के लिए जिला प्रशासन की मदद लेनी पड़ी क्योंकि मस्जिद कमेटी रोक रही थी। एफिडेविट के साथ इसी साल जून में हुए एएसआई के सर्वे की निरीक्षण रिपोर्ट भी अटैच की गई है। एएसआई की इस रिपोर्ट में लिखा है कि मस्जिद के मुख्य द्वार से बाईं तरफ पुराना कुआं देखा गया, जो कि अब ढक दिया गया है। इस कुएं का जिक्र एएसआई के लिए काम कर चुके ए फ्यूरर की किताब द मॉन्यूमेंटल एंटिक्विटीज एंड इंस्क्रिप्शंस इन द नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंसेस एंड औध के पेज नंबर 10 पर मिलता है। एएसआई की रिपोर्ट बता रही है कि मस्जिद की सीढ़ी के दोनों तरफ स्टील की रेलिंग लगी है। इस अवैध रेलिंग के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और इसे हटाने का आदेश भी दिया गया है। संभल में इस तरह के तमाम सबूत हैं और इन्हीं सबूतों को लेकर हिंदू पक्ष कोर्ट गया है। पाठशाला में आपको संभल में श्री हरि मंदिर से जुड़े इतिहास के बारे में पहले ही बता चुके हैं। आज संभल का करीब 1000 साल पुराना वो नक्शा भी देखिए, जिसके जरिए यह दावा किया जा रहा है कि संभल में जिस जगह पर आज मस्जिद है वहां सैकड़ों साल पहले से श्री हरि मंदिर था। इस नक्शे के सेंटर में हरि मंदिर नजर आ रहा है। हरि मंदिर के सामने हवन कुंड भी दिखाया गया। आप देखिए बीच में बिल्कुल जो आपको जगह दिख रही है वहां श्री हरि मंदिर ऊपर लिखा हुआ है, जबकि हरि मंदिर की बाईं तरफ कल्की मंदिर दिखाया गया है। नक्शे में हरि मंदिर के आसपास 19 कुएं भी दिखाए गए। दावा किया जा रहा है कि संभल के इस नक्शे का जिक्र स्कंद पुराण तक में मिलता है। सोशल मीडिया पर संभल में हिंदू मंदिर के सबूत दिखाने वाला यह ऐतिहासिक नक्शा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, इसलिए हमारी टीम इस नक्शे की पड़ताल के लिए ग्राउंड जीरो पर पहुंची। संभल में कल्की मंदिर के पुजारी पंडित महेंद्र शर्मा ने भी दावा किया कि इस नक्शे का जिक्र स्कंद पुराण में है। सुनिए वहां से रिपोर्ट। देखिए, ये बीच में जो है ये इसको हरि मंदिर लिखा हुआ है इसमें, तो जैसा इसमें लिखा है हम वही मानते हैं कि ये हरि मंदिर है। अब आज क्या है ये एक अलग बात है, लेकिन ये मतलब शाही जामा मस्जिद वही है, हरि मंदिर। हाँ, ये हरि मंदिर है और इसका एक परकोटा बना हुआ है। इस परकोटे के अंदर ही ये कल्की मंदिर बना हुआ है और इस परकोटे में जो बसावट है वो मोहल्ला कोट पूर्वी कोट पश्चिमी कहलाता है। देखिए ये कूप है, ये कूप है, इसके यहाँ पे कूप है, ये चबूतरा वाला। हाँ, तो ये चबूतरे वाला होगा। अब ये सारी बातें अदालत के सामने होंगी और वहां से क्या फैसला आएगा इस पर हमारी नजर। पाठशाला में अब अगली क्लास, पैर में छाले। 9 दिन की यात्रा के बाद बाबा बागेश्वर की हिंदू जोड़ो यात्रा का एग्जिट पोल आ गया। सनातनियों को जोड़ने निकले बाबा बागेश्वर कितने हिंदुओं को जगा पाए, फाइनल रिजल्ट क्या बता रहा है। फरवरी में बाबा बागेश्वर का वो नया प्लान तैयार कि कट्टरपंथियों को अभी से आग लग गई। अब इसका चैप्टर। बीते 9 दिनों से बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को जोड़ने के लिए जो पदयात्रा शुरू की थी वो आज संपन्न हो गई। 160 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, पैर में छाले के बावजूद लगातार चलने के बाद बाबा बागेश्वर विशाल जनसैलाब के साथ आज ओरछा पहुंच गए। आप देखिए क्या भीड़ है। यहां पहुंचकर बाबा बागेश्वर ने राम राजा धाम के दर्शन किए और देश में सनातन हिंदू एकता के लिए आशीर्वाद मांगा। लेकिन आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि 9 दिन तक पैरों में छाले और घावों का दर्द सहने के बाद क्या बाबा बागेश्वर देश के हिंदुओं को जगा पाए। इस यात्रा में जिस तरह बाबा बागेश्वर ने भयंकर कष्ट और पीड़ा का सामना किया, उसे देखने के बाद क्या देश का सनातनी हिंदू जात पात को छोड़कर एकजुट हो पाया। आज बाबा बागेश्वर की हिंदू जोड़ो यात्रा का एग्जिट पोल आपको दिखाऊंगा। देश का हिंदू एक हुआ है या अभी बाबा बागेश्वर को ऐसी कई और यात्राएं करनी पड़ेंगी, आपको इसकी झलक दिख जाएगी।
9 दिन तक चलने वाली इस पदयात्रा में बाबा बागेश्वर के साथ करीब 40,000 लोग लगातार चल रहे थे, लेकिन आज ओरछा में 3 लाख से ज्यादा लोग पहुंच गए। 3 लाख। हालात ये बन गए कि ओरछा पहुंचने के बाद भी बाबा बागेश्वर को मंदिर तक पहुंचने में घंटों लग गए। ऐसा लग रहा था कि आज ओरछा में सनातनियों का सैलाब आ गया। इसके बारे में आगे विस्तार से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले यह समझिए कि जो लोग बाबा बागेश्वर की पदयात्रा का विरोध कर रहे थे, उनकी टेंशन आज फिर से बाबा बागेश्वर ने कैसे बढ़ा दी, क्योंकि उन्होंने अपनी अगली यात्रा का भी ऐलान कर दिया। ये यात्रा कब और कहां होगी, इसके बारे में भी आज बताऊंगा। देश के हिंदुओं को जोड़ने वाली इस 9 दिन की पदयात्रा के दौरान बाबा बागेश्वर ने बहुत कष्ट और पीड़ा भी सही। पैरों में छाले पड़ गए, घाव हो गए। डॉक्टर्स की टीम ने कई बार सलाह दी कि बॉस आराम कर लीजिए, ये घाव अभी नहीं भर सकते, इस तरह से चलते रहिएगा। लेकिन बाबा बागेश्वर नहीं माने। वो डॉक्टरों से कहते रहे कि थोड़ी दवा लगाकर मरहम पट्टी कर दो, यात्रा नहीं टलेगी। ये उनका कमिटमेंट था हिंदुओं को जोड़ने को लेकर। बाबा बागेश्वर ने कहा कि पदयात्रा में भले ही थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। इस यात्रा में बाबा बागेश्वर ने किस तरह कष्ट और परेशानी और दर्द से दोस्ती कर ली, इसकी भी एक झलक आपको देखनी चाहिए। फिर दिखाता हूं वहां पब्लिक क्या कह रही है। आगे बढ़ने से पहले आपको इस यात्रा की अब वो तस्वीर दिखाता हूं जिसे लेकर कहा जा रहा है कि बाबा बागेश्वर की हिंदू जोड़ो यात्रा का एग्जिट पोल आ चुका है। आज जब बाबा बागेश्वर ओरछा धाम पहुंचे तो वहां देश भर से लोगों का जन सैलाब पहुंच गया। ओरछा के लोगों ने एक साथ इतने लोगों की भीड़ कभी नहीं देखी थी। इस भीड़ में देश के हर राज्य से व्यक्ति आया हुआ था जो बाबा बागेश्वर की हिंदू जोड़ो यात्रा का हिस्सा बन जाना चाहता था। इसके अलावा बागेश्वर धाम से लेकर ओरछा धाम तक रास्ते में पड़ने वाले गांव कस्बों के लोग भी इस पदयात्रा में शामिल। आपको जानकर हैरानी होगी कि बाबा बागेश्वर को ओरछा मंदिर तक पहुंचने में मतलब लग रहा था कि आज का दिन ही निकल जाएगा। क्या माहौल था आप देखिए जरा भाई वहां पर। आज यात्रा पूरी होने के बाद बाबा बागेश्वर के लोगों के साथ उनका एक संवाद भी किया उन्होंने। इस बातचीत में बाबा बागेश्वर ने अपने पैरों की चोट का असली राज भी पब्लिक को बताया। बाबा बागेश्वर पहले से ही पैरों के छाले और दर्द से परेशान थे, लेकिन इसी बीच कोई भक्त आया और उन्हें भयानक चोट दे गया। ये सब कैसे हुआ, इसके बारे में खुद बाबा बागेश्वर से सुनिए। धक्का मुक्की तो ऐसी मिली, हमने तो बताई नहीं। गाँव में किसी भाई साहब ने मोटे वाले जूता पहन के जूता रखा और 2.5-3 दिन तक सूजन रही। भाई साहब चले गए, पता ही नहीं किसने लिया। हमें लगा सेल्फी ऊपर से ले गए। तो बड़े खट्टे मीठे रंग थे वहां, लेकिन हम लोगों ने गुरु कृपा से और बालाजी की कृपा से आप लोगों के बल ने पार कर दिया। बाबा बागेश्वर पिछले 9 दिनों से भयंकर थके हुए। पैरों में दर्द के साथ साथ नींद भी पूरी ना होने की वजह से उनकी थकान बहुत बढ़ गई। मैंने आपको अभी तस्वीर दिखाई, सड़क पे लेट जाते हैं। इस तरह से उनका प्रेम भाव है हिंदुओं के लिए। काम नहीं रुकना चाहिए, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने अपने साथ चल रहे लोगों की भीड़ का उत्साह कम नहीं होने दिया। बाबा बागेश्वर जानते थे कि अगर उनकी थकान लोगों के सामने आ गई तो लोगों का उत्साह कमजोर हो सकता है। इसलिए बाबा बागेश्वर इस यात्रा के दौरान थोड़ी थोड़ी देर में लोगों का जोश हाई करते रहे। इस दौरान बाबा बागेश्वर ने जो बातें कही उससे किसी हिंदू का उत्साह कम नहीं हो सकता। सुनिए एक बार उनको, कैसे हिंदुओं का उत्साह बढ़ा रहे हैं। हार मत मान जाना हिंदुओं, अगर तुम हार मान जाओगे तो 100 करोड़ हिंदू भारत छोड़कर भग जाएंगे। हमें भारत को बांग्लादेश नहीं बनने देना है। बहन
इसलिए हर हाल में ओरछा तक पहुंचकर कड़ी मेहनत करके हिंदू एकता का भगवा ध्वज लहराना है। हम मानते हैं तुम कष्ट पा रहे हो, पैरों में फफोले पड़ गए, समय पर पानी नहीं मिल रहा, भोजन की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होगी, चलने में तुम्हें धक्का मुक्की लग रही, लेकिन हिंदुओं अगर हम लोग अभी मेहनत नहीं करेंगे तो हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। बाबा बागेश्वर की हिंदू जोड़ो यात्रा का एग्जिट पोल से जुड़ा एक और किस्सा बताता हूं। आज लोगों से बातचीत करते हुए बाबा बागेश्वर ने बताया कि इस यात्रा के दौरान एक दलित बच्चा बाबा बागेश्वर से मिलना चाहता था, लेकिन उस बच्चे को बाबा से मिलने में थोड़ा संकोच हो रहा था। इसके बाद बाबा बागेश्वर ने कैसे उस बच्चे का उत्साह बढ़ाया और जात पात को मानने वाले लोगों को क्या मैसेज दिया, सुनिए। नए इतिहास को गढ़ा है कि जिन लोगों को स्पर्श करने पर लोग नहाने की बात करते थे, हम लोगों ने इस सदी में वो इतिहास लिखा है कि इन सब संतों ने उनके साथ बैठकर के भोजन किया। ना कोई बड़ा रहा न कोई छोटा रहा। बड़ा गांव चेक पोस्ट पर जब रुके, एक आर पब्लिक के कोई पत्रकार कैमरामैन थे, वो एक बच्चे को ऊपर रखते हैं कि वो मिलना चाहता, वो बैठ गया। वो बोला हम पाँव पढ़ ले, का पढ़ ले, तो बोला हम अनमोल अहिरवार हैं, पाँव पढ़ ले। उनका पाँव, उस वक्त हम प्रसाद पा रहे थे तो बैठ गए। हमने कहा पाँव तो ठीक है, हमारी रोटी बची तो तनक खा ले, तनक हम खा ले। उसने दोबारा अपना नाम बताया कि हमारा नाम अनमोल अहिरवार है। हमने कहा भैया हमें तो सब में भगवान दिखते। यानी बाबा बागेश्वर यही संदेश तो दे रहे हैं हिंदुओं कि कोई दलित है तो उसके साथ बैठ के खाएंगे नहीं, उसके साथ ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। खत्म करो भाई, ये जात पात खत्म करो। बाबा बागेश्वर की यात्रा से देश के हिंदुओं पर कितना असर हुआ है, ये जानने के लिए हमारे रिपोर्टर हिमांशु ने लोगों से भी बातचीत। अब लोगों की राय से बड़ा एग्जिट पोल क्या होगा, आप सुनिए लोग क्या बता रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? बाबा जी 160 किलोमीटर चल रहे हैं फिलहाल। हम लोग चाहेंगे कि पूरे देश में चलें और हम भी चलेंगे साथ में। आपको लगता है कि इस यात्रा से हिंदू एकत्रित होगा? 100% होगा। बहुत जाग गया, हर आदमी जाग गया, घर घर से बाहर आ गया। पलक पावड़े बिछाकर जहाँ भी महाराज जी की यात्रा हो रही है, पूरे भारतवर्ष से हमारा सनातनी हिंदू गाया है और हिंदू जागरूक हो चुका है। आप देखिए हर जगह एक हिंदू है हो चुका है, ये आप माने या ना माने, भाई भाई हिंदू एक हो चुका है। कि जो बागेश्वर से ओरछा तक की सड़कें हैं, इन सड़कों पर आदमी बन नहीं रहा है, आप देख रहे हैं नहीं। तो यदि हिंदू एक नहीं हो रहा होता तो ये सड़कें खाली पड़ी होती। लेकिन आप देखो विश्राम यहाँ है और यहाँ से 10 किलोमीटर आगे तक आदमी दिख रहे होंगे आप। पूरे भारत का हिंदू जात पात से अलग होकर सारे हिंदू एक हो रहे हैं। क्या अम्मा हिंदू एक होगा? ताकत रखो तो होगा, क्यों नहीं होगा? बाबा ने सबको एकत्रित कर दिया है तो हो जाएंगे। होगा होगा। जो बाबा एक कर रहे हैं हिंदुओं को, तो एक होता हुआ दिख रहा है आपको? क्यों नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, दिख रहा है। आप लोग बाबा का समर्थन करने आए हैं और इससे बहुत जनता को लाभ होगा, प्रचार होगा सबसे ज्यादा। कर ही दिए, ये बहुत बड़ा संदेश है कि सभी हिंदू एक छत के नीचे एक मार्ग पर सनातन धर्म की ओर बढ़ रहे हैं। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मेरी पीढ़ी, मतलब मेरे गाँव के अंदर जो उत्साह है, गर्व से कह सकते हैं हम हिंदू हैं, ये हमारा देश है। बाबा ठीक ठाक काम कर रहा हो कि नहीं? बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। ऐसे तो नहीं, ऐसे ही सब है? नहीं लड़ाम झड़ाम कछु भी बताते हैं बाबा? बढ़िया है, अच्छा ठीक बताते, अच्छे आदमी है। मैं समझ सकती हूँ कि लोगों को बड़ी पीड़ा उठानी पड़ी है, फिर भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, छोटे छोटे से बच्चे को लाए हुए हैं। तो अब ये हम हिंदू सनातनी जाग चुके हैं और हम अब आवाज उठाने वाले हैं। देखिए कोई भी यात्रा हो, एक बार में ऐसा तो होगा नहीं कि पूरे देश में जो है
जो सालों से चली चीज आ रही है वो बदल जाएगी। लेकिन कम से कम बागेश्वर बाबा ने ये मैसेज तो दिया है कि इसके बारे में सोचो, तो कम से कम सोचना शुरू करेगा आदमी, तब तो बदलाव की तरफ बढ़ेगा। लेकिन बागेश्वर बाबा यहां रुकने वाले नहीं हैं। उन्होंने तो फरवरी का प्लान भी बता दिया है। सुनिए फरवरी में क्या होने वाला है। कि इस पदयात्रा के समापन के बाद में, इस पदयात्रा के समापन के बाद में लोग कह रहे हैं कि अगली पदयात्रा कब होगी? 2025 में निश्चित तय है। तब तक छोटी छोटी यात्राएं चलती रहेंगी, छोटे छोटे उपाय चलते रहेंगे सामाजिक समरसता के लिए। और फरवरी को 26 फरवरी को हम 251 बेटियों के विवाह में 108 आदिवासी बेटियों का विवाह करवा रहे हैं। और इस बुंदेलखंड से हमेशा एक खबर आप दिखाते हो कि दलितों को घोड़ों पर नहीं बैठने दिया, तो इस बार 251 दूल्हों को हम घोड़ों पर बैठाएंगे। दलित कोई है ही नहीं इस देश में, सब हिंदू हैं। जितने भी हिंदुस्तान में रहते हैं सब हिंदू हैं, क्योंकि ये हिंदुओं का स्थान है। यहाँ रहने वाले मुसलमान भी कन्वर्टेड ही हिंदू हैं। उनके दादा के परदादा के दादा हिंदू ही निकले। यानी बागेश्वर बाबा जो काम कर रहे हैं वो है तो क्रांतिकारी, कि हिंदू जात पात से ऊपर उठ जाए। असर होता तो दिख रहा है, लोग खुद कह रहे हैं कि हमको ये बात समझ में आ रही है। लेकिन ये एक यात्रा से तो होगा नहीं, इसलिए बागेश्वर बाबा ने ऐलान कर दिया कि फरवरी में फिर उतरूंगा। अब देखिए कितनी आग लगेगी कुछ लोगों को जिनको परेशानी है।